हेलो दोस्तों, सुस्वागतम इंटेलिजेंट क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसी राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय को ज्ञात कैसे किया जाता है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको हम जानने का आज प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बता दूं कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय दोनों की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया है और बताया कि भारत की राष्ट्रीय आय 1868 में मात्र 20 रुपये थी। उसके बाद एक दूसरे अर्थशास्त्री सिर्रास हुए हैं जिन्होंने 1911 में भारत की प्रति व्यक्ति आय को 49 रुपये बताया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय के गठन के लिए सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे और इसके सदस्य डॉक्टर आर गाडगिल तथा वी राव जी थे। यदि राष्ट्रीय आय की बात परिभाषा के रूप में करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। मैं यहाँ ये बता दूं, दोनों चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करके चलते हैं कि अंतिम वस्तु क्या है और ये सेवाएं क्या हैं। देखिए, मान लीजिए आप कोई प्राथमिक उत्पाद की वस्तु जैसे गेहूं है और गेहूं से क्या क्या चीज बनाई जा सकती है। जैसे कि आपको पिज्जा खाना है तो पिज्जा तो हो गया अंतिम उत्पाद की वस्तु की चीज, और गेहूं को पिसा करके आटा बनेगा, आटे से ब्रेड बनेगा और ब्रेड से पिज्जा बन जाएगा। तो जो पिज्जा है जिसे आप खाते हैं, खूब खाया जाता है, तो वो है एक प्रकार की अंतिम वस्तु, क्योंकि अंतिम वस्तु को बनाने में कई प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक वस्तु गेहूं का, फिर उसके बाद में उसको विनिर्माण उद्योग के द्वारा उसको आटे में बदला गया है, तो ये हो गई अंतिम वस्तु। ठीक इसी प्रकार अंतिम सेवाओं का मतलब, हम तीन प्रकार की सेवाओं को जानते हैं, जिन सेवाओं को हम क्षेत्रकों के रूप में जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। जिनमें से जो तृतीय क्षेत्रक की सेवा है, जैसे कोई अध्यापक है, कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो वो जितने भी उसकी जो उत्पादन है और उत्पादन का मूल्य जो वर्ष भर में सरकार के द्वारा उसको चुकाया गया है उसकी सेवाओं के बदले, तो वो जो अंतिम सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है वह उसकी राष्ट्रीय आय कहलाएगा। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय को हम दो भागों से समझ सकते हैं कि एक चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय और दूसरी स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। देखिए, चालू कीमत, चालू कीमत का मतलब वो है जो कि स्थिर नहीं हो, जिसका बाजार मूल्य तो होता है लेकिन वह बाजार में अस्थिरता लिए हो। जैसे कि पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल की वर्तमान में जो कीमतें हैं वो चालू कीमतें हैं, उनमें कोई भी स्थिरता नहीं है। बाजार मूल्य पर जब किसी राष्ट्रीय आय को चालू कीमतों पर नापा जाए तो उसे हम चालू कीमतों की राष्ट्रीय आय कहते हैं। और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं, नोट कर लें। जबकि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, अर्थात इसका मतलब है कि एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से जिसे मापा जा सके
उसे हम वास्तविक राष्ट्रीय आय कहेंगे। किसी भी देश का आर्थिक विकास कितना हुआ है और किसी भी देश की आर्थिक प्रोग्रेस कितनी है, इस बात को नापने का जो आधार है वो है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। तो ये इन दोनों में आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि राष्ट्रीय आय को हम दो प्रकार से जानें। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे। तो आप मुझे समझाएं कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय किस बात का प्रतीक या सूचक है। किसी भी देश के आर्थिक विकास का जो सही सूचक है वो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को माना गया है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं साइमन कुजनेट्स, उनको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। इस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जिनका नाम है साइमन कुजनेट्स। इन्होंने बताया कि भाई राष्ट्रीय आय की गणना की 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। वस्तु सेवा रीति पद्धति, आय विधि और तीसरी आय व्यय विधि। वर्तमान में जो सर्वाधिक लोक प्रचलित विधि है वो है एक्सपेंडिचर यानी व्यय पद्धति से राष्ट्रीय आय का नामांकन किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। यदि हम बाजार लागत की बात करें कि किसी भी वस्तु की बाजार लागत क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आय के पाठ में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है उत्पादन, और उत्पादन भी किस प्रकार का, उत्पादन साधन लागत पे किया जा रहा है या उत्पादन बाजार लागत पे किया जा रहा है। इससे समझें, जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन करें और बाजार में आने से पहले या बाजार में आने के बाद उस वस्तु पर किसी भी प्रकार का कोई कर लगा दिया जाए, जैसे मैंने कोई मेडिकल की फैक्ट्री में कोई दवा बनाई और दवा बनाने के बाद जब वो मार्केट में आई तो उस पर कोई जीएसटी का कर लग गया। किसी भी प्रकार का कोई भी कर हो, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया हो या राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया हो, यदि वह कर उसमें जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार की लागत को हम बाजार लागत कहते हैं। बाजार लागत में करों को जोड़ा जाता है, बिल्कुल सीधी सी बात कि बाजार लागत में करों को जोड़ा जाता है। जबकि साधन लागत में, जब साधन लागत में होती है तो उसमें से अनुदान की राशि को घटा लिया जाता है। इन दोनों में आपको फर्क नजर आया होगा कि बाजार लागत में यानी कोई भी वस्तु जब बाजार में पहुंचेगी तो उस पर किसी भी प्रकार का जब कोई कर लगा दिया जाएगा तो वो बाजार लागत है। जबकि साधन लागत में अनुदान अर्थात सरकार के द्वारा दी गई एक हेल्प की राशि को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। आजकल वर्तमान में एक नई धारणा और आ रही है, उसे भी समझें, जो चल रही है कि जीडीपी सकल मूल्य वर्धनों का योग होता है, जिसमें हास नहीं निकाला गया है पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया गया है। बिल्कुल सही बात है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर होने लगी है। फैक्टर कॉस्ट अंग्रेजी में बोलें तो साधन लागत को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जबकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो कि राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है वह राष्ट्रीय आय की गणना भारत में बाजार मूल्य पर करता है। दोनों में अंतर है कि यदि सरकार की तरफ से राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो वो साधन लागत पर होगी, जबकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर करता है। सकल मूल्य वर्धन अर्थात जब टोटल मूल्य में हम किसी भी प्रकार का
कर शामिल कर दें, वो भी मार्केट प्राइस पे, बाजार मूल्य पर, तो उसे हम सकल मूल्यवर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड सेवा कहते हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से समझाऊं, क्योंकि आपकी हो सकता है आपके ज्यादा ऑब्जेक्टिव समझ में आए। तो दादा भाई नौरोजी, थोड़ी सी पिछली जानकारी है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया है? तो पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो है तृतीय क्षेत्रक का। तृतीय क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र यानी जो नौकरी वाले लोग हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनको शामिल किया जाता है, जिसका सर्वाधिक योगदान राष्ट्रीय आय में है। जबकि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्रक यानी कृषि का माना जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत, अभी बोला मैंने, सेवा क्षेत्र। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? उत्तर है कृषि। यहां देखें तो साधन लागत पर एनडीपी किसके बराबर है? तो राष्ट्र साधन लागत पर जो एनडीपी होती है, चूंकि यदि बाजार लागत पर एनडीपी होती, बाजार लागत पर एनडीपी होती तो उसका फॉर्मूला अलग होता, लेकिन साधन लागत पर जब एनडीपी निकाली जाती है तो राष्ट्रीय आय प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, ये साधन लागत पर एनडीपी निकालने का फॉर्मूला है। बाजार मूल्यों पर जीएनपी में कौन सी चीज शामिल नहीं होती? वो है अनुदान। उपभोग प्लस बचत किसके बराबर है? यह उपभोग प्लस बचत उपभोग वैयक्तिक आय के बराबर होता है। जबकि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान के बराबर होती है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। क्योंकि बाजार लागत पे तो क्या होता है, अप्रत्यक्ष करों को, किसी भी प्रकार का कर हो तो वो बाजार लागत पर राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। जबकि साधन लागत पर, केवल साधन लागत पर उस अप्रत्यक्ष कर को जोड़ते नहीं हैं, जबकि घटाते हैं। क्योंकि वो साधन लागत का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को केवल उसका फैक्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन यानी उसकी उत्पत्ति हुई है, जब तक उसको बाजार में नहीं उतारा गया है, बाजार में उस वस्तु की कोई भी मार्केट प्राइस नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कोई मेडिकल की वस्तु बनाई, कोई दवाई बनाई, यदि साधन लागत पे वही बना रहा हूं, साधन लागत पर कुछ खर्चे भी शामिल होते हैं। जैसे कि मैंने दवाई की कंपनी खोलने के लिए सरकार से पैसा लिया, पूंजी ली, साधन लागत पर शामिल होगा। ऋण लिया, लोन लिया तो साधन लागत पर शामिल होगा। कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा दी तो साधन लागत पर शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी वो केवल कंपनी के अंदर ही है। जैसे ही वो मार्केट में आती है तो उस पर किसी ना किसी प्रकार का जीएसटी, कोई ना कोई अप्रत्यक्ष कर शामिल हो जाता है। लेकिन साधन लागत पर वो अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है। सरकार आपको किसी भी चीज के उत्पादन के लिए साधन लागत पर अनुदान दे सकती है। इसीलिए साधन लागत पर राष्ट्रीय आय एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान के बराबर होती है। वस्तु सेवा पद्धति के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मूल्य यदि ज्ञात कर लिया जाए तो उसे हम अंतिम उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला ये भी है कि जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में बोलें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय
माइनस मूल्यह्रास। ये राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सूत्र है कि जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय माइनस मूल्यह्रास। लिख लें, याद कर लें, मैं उसको अभी कुछ ही देर में आपको समझाने वाला हूं मित्रों। इससे पहले मैं आपको व्यय योग्य आय का फॉर्मूला बता दूं कि जब हम कंजप्शन में सेविंग जोड़ देते हैं, अर्थात उपभोग में बचत को जोड़ दें, उपभोग प्लस बचत व्यय योग्य आय के बराबर होती है। कभी कभी पूछा जाता है कि उपभोग प्लस बचत किसके बराबर है, तो सही उत्तर है व्यय योग्य आय। यहां आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा कि उपभोग क्या है और बचत क्या है। मैं इस बात को भी आपको अभी डिटेल में समझाता हूं, पर इससे पहले इस पाठ से संबंधित कुछ जो गणितीय फॉर्मूले हैं उनको आप लिख लें और समझें कि वैयक्तिक आय का फॉर्मूला बताएं। जब हम राष्ट्रीय आय में से माइनस कर दें सुरक्षा का अंशदान, माइनस कर दें आयकर और माइनस कर दें अविभाजित लाभ प्लस हस्तांतरण भुगतान प्लस सरकारी भुगतानों से प्राप्त ब्याज, तब वैयक्तिक आय ज्ञात की जाती है। नेशनल इनकम का एक फॉर्मूला और देखिए, ये साधन लागत पर दिया गया फॉर्मूला है कि एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ये नेशनल इनकम को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यदि हम जीडीपी की जीएनपी की बात करें कि जीएनपी होती क्या है और जीडीपी होती क्या है, उससे पहले हम जीएनपी का फॉर्मूला देख लें कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ई माइनस आई। ई यानी एक्सपोर्ट में से हमने घटा रखा है आई यानी इंपोर्ट, अर्थात देशवासियों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय एक्सपोर्ट है, जबकि विदेशियों द्वारा देश में प्राप्त आय को हमने घटा रखा है जिसे हम इंपोर्ट कह रहे हैं। यानी जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ई माइनस आई। अभी आप थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लें और उसे समझने का प्रयास मैं आपको बाद में करवाता हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं, कभी कभी फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं। एनएनपी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि जीएनपी माइनस डिप्रीकेशन, अर्थात अप्रत्यक्ष करों को आप घटा दें। अब जरा इस फॉर्मूले पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लें दोस्तों कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं आप और क्या समझ नहीं पाए। राष्ट्रीय आय के चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक चीज होती है उत्पादन। जब किसी भी वस्तु का उत्पादन घरेलू सीमाओं में रह करके ही किया जाता है तो वह उत्पादन डोमेस्टिक उत्पादन है, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो जिसे हम जीडीपी बोलते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु का उत्पादन एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के साथ में उसका उत्पादन किया जाए तो उसे हम जीएनपी बोलते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। यदि इस बात को हम सोच लें कि हमारे कुछ देशवासी विदेशों में भी रहते हैं और वहां पर वो कार्य करते हैं, इनकम कमाते हैं, जबकि कुछ विदेशी हमारे देश में रहकर के कुछ इनकम कमा रहे हैं, तो आखिर हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किस प्रकार से निकलेगा? उसके लिए हमें ग्रॉस जीएनपी निकालने के लिए जो हमारा जीडीपी है उसमें से हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना होगा। यानी देशवासियों द्वारा विदेश में जो आय प्राप्त होती है उसको तो जोड़ दें, और जो विदेशियों द्वारा देश में जो आय प्राप्त होती है उसको हमें घटा देना चाहिए। तो इस प्रकार से जीएनपी ज्ञात हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ ले चलता हूं, जरा ध्यान से सुने मित्रों।